Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 मार्च और 14 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऐसे ही कमाल की वीडियो रोजाना देखने के लिए। और इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की भी वीडियो मैं अपलोड किया करता हूँ, तो सारे मंथ की करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूँ, जिनमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों गोल्डन पीकॉक अवार्ड की शुरुआत कब की गई। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड की शुरुआत की गई दोस्तों 1991 में। इसके साथ ही मैंने गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में कल की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी आपको पता होगा चीज़ें अगर आप रेगुलर देखते हो तो। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रमुख कौन है। तो प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिटेल में आंसर किया है, लेकिन जिन लोगों ने टाइम के पहले किया है डिटेल में आंसर, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। किसे चुना है? राकेश माखीजा को। किसे? राकेश माखीजा को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना है, और इन्हें चुना है 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए इन्हें चुना है। दरअसल करेंट टाइम पर इनके एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं संजीव मिश्रा जी। ये 17 जुलाई को इनका कार्यकाल हो रहा है पूरा। तो 17 जुलाई को ये कार्यकाल जब इनका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद राकेश माखीजा बन जाएंगे एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चेयरमैन। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। बैंक के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में, 1993 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने बताया इसके चेयरमैन है करंट टाइम पर संजीव मिश्रा और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, चेयरमैन अलग हैं, एमडी सीईओ अलग हैं। कुछ कंपनियां होती हैं अपने एमडी और सीईओ को ही सबसे बड़ा पद मानती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं उनके चेयरमैन भी होते हैं, एमडी और सीईओ भी होते हैं। तो ये अपनी अपनी कंपनियों का अपना अपना फंडा है। ठीक है, तो फिलहाल संजीव मिश्रा करंट टाइम पर हैं, लेकिन एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन चुने गए हैं राकेश माखीजा। ये जुलाई में अपना पद ग्रहण करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी लाल सवाता ने किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। तो अभी हाल ही में सी लाल सवाता ने मिजोरम राज्य के, किस राज्य के? मिजोरम राज्य के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ठीक है, मिजोरम राज्य के पहले लोकायुक्त बन गए हैं सी लाल सवाता। ठीक है, अच्छा ये शपथ लिए हैं तो इनको शपथ दिलाया कौन? इनको शपथ दिलाया है दोस्तों मिजोरम के करंट टाइम पर राज्यपाल यानी गवर्नर जो हैं। तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो मिजोरम के इससे पहले थे कुम्मानाम राजशेखरन गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो थे तमिलनाडु के दरअसल और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसी ही बात है, इस वजह से वो यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिए राज्यपाल के पद से। तो मिजोरम के राज्यपाल टेम्प्रोरी यानी कि कार्यकारी बना दिए गए जो असम के राज्यपाल हैं। तो असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, तो वही इनका कार्यभार संभाल रहे हैं मिजोरम का भी। तो उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई। बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिजोरम की करंट टाइम पर कार्यकारी राज्यपाल यानी कि टेम्प्रोरी गवर्नर बनाए गए हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। उन्होंने ही मिजोरम के पहले लोकायुक्त अध्यक्ष सी लाल सवाता को अभी हाल ही में शपथ दिलाई। क्लियर है। अब मिजोरम आया है, मिजोरम से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट जान लीजिए। मिजोरम यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों आइजॉल। ठीक है, अब मिजोरम के सीएम से आप लोग नाम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उनमें से एक राज्य था मिजोरम भी। तो नए मुख्यमंत्री चुन के आए हैं जोरमथंगा जी। ठीक है, तो मिजोरम का नाम कैसे याद रखना है, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा ट्रिक से। मिजोरम दोस्तों जब आप लिखेंगे तो मिजोरम में मी आगे का हटा दीजिए, बचेगा जोरम।
ठीक है। अब जोरम में आगे थंगा जोड़ देंगे, जोरम थंगा, तो वही है इसके सीएम, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने एग्जाम में या कभी भी कोई पूछेगा मिजोरम के सीएम कौन है, तो मी हटा दीजिएगा, जोरम में थंगा जोड़ दीजिएगा, जोरम थंगा हो जाएंगे मिजोरम के सीएम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने कोलकाता संग्रहालय को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में जापान ने दोस्तों कोलकाता में एक संग्रहालय है, रविंद्र भारती संग्रहालय, रविंद्र भारती म्यूजियम, उस म्यूजियम को दोस्तों अभी हाल ही में 22 लाख रुपए देने की घोषणा किया है जापान। कितना? 22 लाख रुपए रविंद्र भारती म्यूजियम को। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान क्यों देगा। सही बात है भाई, जापान क्यों देगा ये म्यूजियम को? जापान इसलिए दे रहा है जिससे भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध जापान से मजबूत रहें और बने रहें, ठीक है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध यानी कि कल्चरल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए जापान दे रहा है इंडिया को, ठीक है। इंडिया की इस कोलकाता संग्रहालय को जो कि है रविंद्र भारती संग्रहालय, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, जापान ने जब कोलकाता के रविंद्र भारती संग्रहालय को, रविंद्र भारती म्यूजियम को ये 22 लाख रुपए देने की घोषणा की, यानी उस पर डील पर साइन हुई, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस डील पर भारत की तरफ से किसने साइन किया। तो भारत की तरफ से साइन किया है दोस्तों, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति, तो उसके कुलपति कौन है? बसु रे चौधरी हैं, उन्होंने ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है। अब आया है जापान। जापान से हम लोग जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो में होना है 2020 का ओलंपिक खेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2020 का होगा टोक्यो में ही ओलंपिक गेम इस बार का। जापान के पीएम है शिंजो अबे, जापान की मुद्रा होती है येन, जापान की संसद का नाम होता है डाइट। इमेज में आपको जापान जो दिख रहा है, इसे हम लोग उगते सूरज का भी देश कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 6 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी कंपनी कौन बनी। तो 6 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को यानी मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है इंडिया की HDFC बैंक लिमिटेड। कौन? HDFC बैंक लिमिटेड। ये बनी है तीसरी 6 ट्रिलियन डॉलर। 6 ट्रिलियन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 6 × 6 × 10⁻12। कितना? 6 × 10⁻12। आप सोच भी नहीं सकते हो, मिलियन होता है, बिलियन होता है, उसके बाद आता है ट्रिलियन, ठीक है। तो इतने डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली तीसरी कंपनी इंडिया की बन गई है HDFC बैंक लिमिटेड। अब ये बन गई है तीसरी कंपनी, तो आपको पहली और दूसरी का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों पार किया था TCS कंपनी ने। किसने? TCS ने सबसे पहले मार्केट कैप क्रॉस किया था 6 ट्रिलियन डॉलर का। इसके बाद RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पार किया 6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ गई है HDFC बैंक। हालांकि अगर करंट टाइम पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मनी है RIL के पास, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो भी जियो की वजह से, आप सभी को पता है, ठीक है। तो मुकेश अंबानी की कंपनी ये सबसे टॉप पर है करंट टाइम पर, लेकिन ये दूसरी बनी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड बनी थी 6 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली कंपनी, ठीक है। अब आया है HDFC। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1994 में, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके करंट टाइम पर MD हैं दोस्तों आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी हैं HDFC बैंक के करंट टाइम पर MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको इतना पता लग गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अपरदित हल्दी को GI टैग दिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु की अपरदित हल्दी को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। अभी मैंने कल की ही वीडियो में एक आपको और GI टैग के बारे में बताया था कि कर्नाटक के सिरसी सुपारी को दिया गया था GI टैग, ठीक है। अब तमिलनाडु के अपरदित हल्दी को दिया गया है GI टैग। 8 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, लंबी प्रोसेसिंग के बाद इसको दिया गया है हल्दी को। तमिलनाडु का जो है, ठीक है, तमिलनाडु के ईराड एक जगह है, उस ईराड में खेती होती है इस हल्दी की। ये खेती दोस्तों, ये हल्दी का टाइप जो है बेसिकली ये पतली होती हैं और गांठ वाली होती हैं। तो ये दोनों प्रकार की हल्दी को GI टैग मिल गया है। GI के बारे में मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका मतलब होता है अगर कोई एरिया, अगर कोई क्षेत्र, कोई रीजन किसी एक प्रोडक्ट की वजह से फेमस हो जाता है और उसी प्रोडक्ट की वजह से वो जाना जाने लगता है, वो एरिया, वो क्षेत्र, तो फिर उसको GI टैग के लिए नामित किया जाता है और उसको बाद में GI टैग मिल जाता है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है, इससे गवर्नमेंट भी कुछ इम्पोर्टेंस देती है और उसको, जैसे कि आप लोग सुने होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1
प्रोडक्ट का अभी योगी जी ने एक चलाया है यूपी में, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का स्कीम। तो उसमें भी यही है कि अगर कोई एक ज़िला है तो उसका जो स्पेशल उत्पाद होगा, जो स्पेशल प्रोडक्ट होगा वहाँ से, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उस पर उसके विकास के लिए और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसे ही ठीक होता है जीआई टैग। जीआई टैग में भी ऐसे ही होता है, जब जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसमें सरकार भी मदद करती है कि उसका और कैसे से उसमें उन्नतशीलता लाई जाए, उसमें और ज़्यादा विकास किया जाए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। मैप में देख लीजिए तमिलनाडु, यहाँ की राजधानी होती है चेन्नई। करंट टाइम पर सीएम है के पलनीस्वामी। यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के करंट टाइम पर हाई कोर्ट जो पड़ता है वो है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों वीके ताहिलराम मानी। विजया कमलेश ताहिलराम मानी जी हैं यहाँ की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है बिल्कुल। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा आईओटी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। चौथा आईओटी भारतीय सम्मेलन, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स भारतीय सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी, ठीक है। तो ये चौथा सम्मेलन था। इसमें होगा क्या, ये दोस्तों एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लीडर हैं वो आके बैठते हैं, उनके लिए एक मंच है, डिस्कशन करते हैं आपस में कि जो टेक्नोलॉजी के प्रति और कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा भी मिले और उनका बिज़नेस भी चलता रहे। तो यही है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट का यूज़ करके, डिजिटलाइजेशन का यूज़ करके और कितना ज़्यादा व्यापार को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया है ये सम्मेलन अभी हाल ही में। बेंगलुरु मैंने बताया कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। बेंगलुरु को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों चेन युफेई। किसने? चेन युफेई ने। और चेन युफेई ने दोस्तों किसको हरा कर जीता है? ताई जुंग यिंग को। किसे? ताई जुंग यिंग को हरा कर जीता है चेन युफेई ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2019 महिला एकल का खिताब, ठीक है। भारत की जो पीवी सिंधु हैं और साइना नेहवाल हैं, ये दोनों पहले ही बाहर हो गई थी, तो ये दोनों फाइनल पहुंची ही नहीं। तो चेन युफेई जो कि चाइना की हैं और ताई त्जू यिंग जो हैं ये हैं ताइवान की, ठीक है। तो इनको हराकर इन्होंने जीत लिया है महिला एकल का खिताब। अब हम लोग बात करते हैं पुरुष एकल की भी। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों केंटो मोमोटा ने। किसने? केंटो मोमोटा ने जीता है, जो कि हैं जापान के। और इन्होंने किसको हरा कर जीता है? इन्होंने हराया दोस्तों वेक्टर एक्सेल सेम को। किसे? वेक्टर एक्सेल सेम को हराया है। क्लियर है इतना। ऑल इंग्लैंड ओपन 2019 पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित सहायता प्रदान की। तो अभी हाल ही में इंडिया ने दोस्तों नेपाल को प्रदान की है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित सहायता। विस्तारित सहायता क्या है? विस्तारित सहायता मतलब नेपाल के और विस्तार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि 25 मई 2015 को आया था नेपाल में भूकंप। ये डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस दिन मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, 25 मई को। तो 2015 में आया था काठमांडू में, इनफैक्ट पूरे नेपाल में भूकंप आया था और इंडिया में भी उसके झटके आए थे, ठीक है। बहुत बड़ा भूकंप था, 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी नेपाल में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर त्रासदी हो गई थी और वहाँ का ढांचा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। तो इस वजह से थोड़ा हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित सहायता राशि प्रदान की है, ठीक है, नेपाल को। अब आया है नेपाल। तो नेपाल के लिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में और। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा नेपाल। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। काठमांडू में ही दोस्तों एक मंदिर है कष्ट मंडप, और कहा जाता है कि उसी कष्ट मंडप जो भगवान शंकर की मंदिर है, उसी की वजह से, कष्ट मंडप की वजह से ही इसका नाम पड़ा उस क्षेत्र का काठमांडू। वही है नेपाल की राजधानी। नेपाल के पीएम है केपी ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के। नेपाल के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस यानी कि वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जेबी राणा। अभी 1-2 महीना पहले मैंने बताया था जब ये नियुक्त हुए थे, क्योंकि अभी जल्दी में ये नियुक्त किए गए हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट मेकिंग टूल गोडैडी ने हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में गोडैडी ने दोस्तों आईसीसी के साथ समझौता किया है। पहले हम लोग इस समझौते के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। तो इस समझौते में हुआ ये है दोस्तों, बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। गोडैडी ने अपना स्पॉन्सरशिप दिया है आईसीसी को वर्ल्ड कप 2019 के लिए, ठीक है। वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने वाला है, आप सभी को पता होगा 30 मई को शुरू होगा, 14 जुलाई तक चलेगा। इंग्लैंड और वेल्स में होना है ये वर्ल्ड कप 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसी वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर रहेगा गोडैडी, ठीक है। गोडैडी करेगा क्या, जो बाउंड्री होती है क्रिकेट की, उसी बाउंड्री पर आप लोग देखे होंगे जो बड़ा सा पैड टाइप का लगा होता है बाउंड्री पर, तो उसी पर ये गोडैडी अपने अपने चित्र लगाएगा, जिससे इसका प्रचार होगा, प्रमोशन होगा गोडैडी का, ठीक है। गोडैडी के करेंट टाइम पर ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी, ठीक है। आप लोग प्रचार भी देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आता होगा वेबसाइट बनाने वाला गोडैडी का। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि मेरी भी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द। गोडैडी पर ही मैंने डोमेन और होस्टिंग वगैरह खरीदी हुई थी, कुछ दिन तो पहले मैंने खुद ही वर्क किया इस पर, लेकिन बाद में मैंने इसको बनने के लिए दे दिया है वेबसाइट को। तो अभी वर्क चल रहा है और बहुत ही जल्द मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने वाला हूँ। तो उससे आप लोगों की यकीन मानिए बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसके साथ ही बहुत कुछ नया उसमें मैं लाने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो वेबसाइट भी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वेबसाइट। तो जब मैं लॉन्च करूँगा तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो गोडैडी वेबसाइट मेकिंग टूल है, आप सभी को पता है। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका है फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में, दुबई यानी कि UAE में, ठीक है। और आईसीसी के हेड कौन है, तो शशांक मनोहर है इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, अगर आप लोग रेगुलर देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, बस आपको रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर जरूर रहा करो। रेगुलर अगर आप लोग वीडियो देखने की हैबिट डाल दोगे तो फिर आपका GK GS तो कंप्लीट होगा ही होगा, इसके साथ ही करंट अफेयर में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने राज्यों ने E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी हाल ही में टोटल 12 राज्यों ने दोस्तों E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, E-सिगरेट को बैन कर दिया है। E-सिगरेट कौन सा होता है? E-सिगरेट इसका नाम होता है दोस्तों ENDS, ठीक है। ENDS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ENDS कहा जाता है इस E-सिगरेट को। ये निकोटीन को डिलीवर करता है, यानी कि उत्पादित करता है, निकालता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा ये हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसको 12 राज्यों ने अभी हाल ही में बैन कर दिया है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने 2018 में ही सलाह दे दी थी, लेकिन वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, क्योंकि राज्य में क्या हो रहा है, क्या बैन करना है, क्या चालू करना है, वो राज्य के अधीन है, राज्य के ऊपर है, डिपेंड करता है कि उस स्टेट के CM क्या चाहता है, ठीक है। तो 12 स्टेट ने बैन कर दिया है। अब उन 12 स्टेटों के नाम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो 12 स्टेट हैं दोस्तों, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और झारखंड, ठीक है। तो इन 12 राज्यों ने E-सिगरेट पर बैन लगा दिया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ भी सीखने को मिला है नया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके पास जो भी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो इस वजह से शेयर करना भी आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, IBM कितने वर्षों में 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग देगा? तो कितने वर्षों में देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश किसे बताया गया? सिप्री की रिपोर्ट आई है, कल की वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, इसके साथ ही कई और भी पॉइंट लिख देंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट डे की वीडियो में किन किन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो भी टाइम जो दिया गया था उस टाइम के पहले, ठीक है। तो उसमें था नाम कामिनी मिश्रा, अर्जुन सिंह, जाट राशिद, विशाल सिंह, सृष्टि मिश्रा, अनामिका परिहार, दिनेश पवार, संगीता रावत, हिमांशी यादव, मोनी राखी, ठीक है। तो इतने लोगों ने डिटेल में कल आंसर किया था, वो भी 9 बजे के पहले। आज मैं आपको टाइम देता हूं कि आप लोग 8:30 बजे के पहले आंसर कीजिए डिटेल में।
तो जो लोग 8:30 बजे के पहले डिटेल में आंसर करेंगे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा अगले दिन की वीडियो में, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.